प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है और इसको हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के दोनों के कंबाइंड उपयोग से सॉल्व करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने बच्चों अब तक देख लिया है कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी परिचित है, इनका उपयोग स्पेसशिप, साइंटिफिक रिसर्च या फिर आपका वेदर फोरकास्टिंग हो या कंप्यूटर साइंस हो, इन सभी जगह पर बच्चों मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का उपयोग किया जाता है। और आपके जो क्लास 12 के जो टेक्स्ट बुक है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, उसमें डिटर्मिनेंट का आपने ऑलरेडी 3 उपयोग सीख लिया है कि डिटर्मिनेंट के उपयोग से आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसके कि तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं। दूसरा डिटर्मिनेंट का उपयोग आप सीखे हैं कि 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं जब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया हो। और तीसरा डिटर्मिनेंट का आपने उपयोग सीखा है बच्चों कि यदि 3 पॉइंट दिए गए हैं तो डिटर्मिनेंट की मदद से आप बता सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर अर्थात एक लाइन में है या नहीं है। बच्चों, आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.6 में डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स दोनों को उपयोग में लाएंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बच्चों 3 इक्वेशंस आपके दिए रहेंगे, 3 वेरिएबल्स में, जनरली एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के टर्म में दिए रहेंगे। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों के उपयोग से सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। बच्चों, तो आइए बच्चों इसके कंसेप्ट को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। ओके बच्चों, आइए बच्चों 2018 जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन 2018 कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है। बच्चों, सेम क्वेश्चन को 2018 कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास बच्चों एक सिस्टम दिया है लीनियर इक्वेशंस का, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। किसकी मदद से सॉल्व करना है बच्चों? तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ये ध्यान देंगे। इसके अलावा किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहले अब क्वेश्चन आता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है क्या है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा 3 इक्वेशंस दिया हुआ है बच्चों, 2x - 3y + 5z = 11। दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 4z = -5 और तीसरा है x + y - 2z = -3। तो ये जो 3 इक्वेशन का जो सिस्टम है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इनको सॉल्व किस मेथड से करना है? मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स से मदद से बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको मैट्रिक्स के ही फॉर्म में लिख देंगे हम। मैट्रिक्स का फॉर्म होगा हमारा ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये a और ax और b क्या है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax = b। अब यहां समझते हैं a क्या होगा बच्चों, x क्या होगा और b क्या होगा। a में बच्चों 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा जिसमें x, y एंड z के जो कोफिशिएंट्स है उनको लिखा गया बच्चों। तो आप देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 2 - 3 5। तो यहां देखिए मैट्रिक्स ए में लिखा गया बच्चों 2 - 3 5। फिर उसके बाद देखिए बच्चों दूसरा इक्वेशन में x, y, z का कोफिशिएंट है 3 2 - 4। तो इसको दूसरा रो में लिख दिया गया 3 2 - 4। और तीसरा इक्वेशन में देखिए बच्चों x, y, z का जो कोफिशिएंट है 1 1 - 2 1 1 - 2। बच्चों यहाँ पर कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि कोई टर्म देगा ही नहीं, जैसे यहाँ -2z दिया ही नहीं, केवल x + y = -3 लिखेगा। तो वैसे केस में आपको ये जरूर समझ लेना है बच्चों, अगर z नहीं दिया इसका मतलब है कि z का कोफिशिएंट 0 है, प्लस 0 × z है। तो 0 × z है बच्चों, तो यहाँ z का कोफिशिएंट को 0 मानकर तब हम लोग इस z के कोफिशिएंट को यहाँ 0 जरूर लिखेंगे बच्चों, ऐसा नहीं कि उसके जगह खाली रखेंगे। जब आप 3x3 ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना रहे हैं बच्चों, तो इसमें ध्यान देना है, यदि कोई आपका 3 इक्वेशन में x, y, z का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है किसी भी इक्वेशन में,
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट नहीं दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट केवल इक्वेशन है 2x प्लस 5z इक्वल टू 11। तो आपको मान के चलना है कि प्लस 0 इंटू वाई यहाँ पर है, अर्थात y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया 0, और उस 0 के यहाँ पर लिखना है बच्चों। ऐसा नहीं कि उसके जगह पर आप खाली छोड़ देंगे, अगर खाली छोड़ देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आप प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे। तो आप समझ गए बच्चों, यदि कंपटीशन में या आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में ट्विस्ट करता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट किसी का गायब कर देता है, नहीं लिखता है, तो उसके कोफिशिएंट को हम लोग को समझना है कि 0 इंटू वो जो भी वेरिएबल है जो गायब है वो वेरिएबल है, और उसके कोफिशिएंट को 0 समझ के हमको मैट्रिक्स ए में जरूर लिखना है बच्चों। ओके, उसके बाद बच्चों ये हम ए मैट्रिक्स हमेशा 3x3 ऑर्डर का हमको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लिख लिए। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स बच्चों लिखना है 3x1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो 1 कॉलम होगा। इसमें क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स दिए रहेंगे बच्चों, एक्स वाई जेड है तो आप एक्स वाई जेड लिखेंगे, कभी कभी यू भी डब्ल्यू रहता है तो आप यू भी डब्ल्यू लिखेंगे। तो बच्चों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा, वेरिएबल कहने का मतलब चर राशि जिसका मान आपका कुछ भी हो सकता है, जिसका मान हमको निकालना है, तो उन वेरिएबल्स को आप 3x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के रूप में यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। उसके बाद लास्ट में रह जाता है कि मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बी क्या होगा बच्चों, 3x1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। और ये 3x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स में क्या लिखे जाएंगे बच्चों, इक्वल साइन के बाद में जो भी कांस्टेंट दिया गया बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट दिया 11 उसको लिख लिए, फिर सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है -5 उसको लिख लिए, थर्ड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उसको लिख लिए -3। अब आप आइए बच्चों, यहाँ पर आपने सीखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन a इंटू एक्स बराबर बी, a इंटू एक्स बराबर बी। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके देखिए बच्चे, आप देख सकते हैं पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन संभव है। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो किस ऑर्डर का आएगा, ये जो बच गया पहला वाला मैट्रिक्स का रो 3, यहाँ 3, और दूसरा वाला मैट्रिक्स का जो कॉलम बच गया 1, तो 3x1 ऑर्डर का आपका रिजल्ट आएगा बच्चों। तो 3x1 का मतलब 3 रो और 1 कॉलम होगा। तो चलिए 3 रो और 1 कॉलम का मतलब पहला रो पहला कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू एक्स 2x, -3 इंटू वाई -3y प्लस 5z, तो 2x -3y प्लस 5z इज इक्वल टू बच्चों है हमारा बी। तो बी में हमारा पहला एलिमेंट क्या 1, तो पहला समीकरण आ गया बच्चों 2x -3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11, जो कि आपका पहला समीकरण दिया गया है बच्चों। फिर उसी प्रकार से बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में लिखिएगा फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2y -4z इज इक्वल टू बच्चों इधर आपका दूसरा एलिमेंट हो जाएगा आपका -5। तो देखिए यहाँ दूसरा इक्वल टू -5 लिखने से ये दूसरा समीकरण आपका तैयार हो गया। लास्ट है तीसरा रो और आपका फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू एक्स हो गया प्लस 1 इंटू वाई हो गया और -2 इंटू जेड -2z हो गया इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट यहाँ देख सकते हैं -3 है, वही तीसरा समीकरण है बच्चों। तो कहने का मतलब है बच्चों ये जो आपका दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, इसी को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया ax इक्वल टू बी। और ax इक्वल टू बी में क्या करना है कि a में आपका एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है पहला इक्वेशन का उसको लिखिए पहला रो में, दूसरा जो इक्वेशन दिया गया उसमें एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसको दूसरा रो के रूप में लिखिए, फिर तीसरा इक्वेशन में एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट दिया गया उसको तीसरा रो के रूप में लिखिए, ये मैट्रिक्स आपका ए होगा। और उसके बाद मैट्रिक्स एक्स में बच्चों जो वेरिएबल यूज किया जाएगा उसको 3x1 ऑर्डर के रूप में आप यूज लिखेंगे। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड यू भी डब्ल्यू रहेगा तो यू भी डब्ल्यू। और उसके बाद बी मैट्रिक्स जब लिखना है बच्चों तो बी मैट्रिक्स में आपको बराबर के उधर जो आपका राइट साइड में जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ रहेगा उसको 3x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे, 11 -5 3। इस तरह से बच्चों हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था बच्चों, इससे ये कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का हमारा जो मेथड होगा वो मेथड कहलाएगा मैट्रिक्स मेथड बच्चों। हम लोग ऑलरेडी थ्योरम देख चुके हैं बच्चों कि अब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए आ गया, अगर ये ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों तो ये सफिशिएंट होता है कंडीशन, यदि हमारा ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा।
और डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट में इसको ओपन करके बना सकते हैं, या हम चाहें तो इसमें प्रॉपर्टीज का भी उपयोग करके किसी दो एलिमेंट को जीरो बना ले और उसके बाद उसको ओपन कर दे तो भी बना सकते हैं। तो ये आपके मर्जी पर है बच्चों, इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करें या नहीं तो आप एक्सपेंशन मेथड से डायरेक्ट बना लें। तो इसमें से कोई एक विधि में हमने यहाँ पे एक्सपेंशन मेथड से बनाया है। हमने क्या किया है बच्चों कि फर्स्ट रो के अबाउट में डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिया। तो पहला एलिमेंट लिख लिया 2 इंटू इसका साइन हो गया कोफैक्टर लिखना है तो -1 का पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को बच्चों आप डिलीट कर दे। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचा उसको लिख दे 2 -4 1 -2। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों -3 इंटू -1 का पावर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। उसके बाद जो एलिमेंट बचा लिख ले 3 -4 1 -2। लास्ट एलिमेंट है +5 इंटू -1 का पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद आ गया डिटर्मिनेंट 3 2 1 1 का, 3 2 1 1 का। अब इसको सॉल्व करें बच्चों तो -1 का पावर 2 ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 ये 2 आ गया, इंटू 2 इंटू -2 -4 और -4 इंटू 1 ये हो गया प्लस। अब माइनस आपको करना है तो माइनस और -4 मल्टीप्लाई हो गया +4। -1 का पावर 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा और उसको -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो गया, इंटू 3 इंटू -2 आ गया -6। और फिर माइनस करना है, एक माइनस आपके पास है पहले से, और -4 इंटू 1 -4 हो गया तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया +4। उसके बाद है -1 का पावर 4 ये आ गया 1, 1 इंटू 5 आ गया 5, इंटू 3 इंटू 1 हो गया 3, -2 इंटू 1 हो गया 2। अब सॉल्व कीजिए -4 +4 ये 0 0 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 0 आ गया, -6 और +4 मिलकर हो गया -2 इंटू 3 -6, 3 -2 आ गया 1, 1 इंटू 5 आ गया 5, -6 + 5 मिलकर हो गया -1। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो -1 आया ये क्या आ गया, ये नन जीरो है। नन जीरो कहने का मतलब जीरो के अलावे कुछ भी आ गया। यदि जीरो के अलावे कुछ भी आ गया बच्चों तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हमारे पास थ्योरम है बच्चों, हमने देखा है कि यदि ए मैट्रिक्स या सफिशिएंट, ये कंडीशन मेरे लिए सफिशिएंट है कि यदि ए अगर हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब रह गया बच्चों हमको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास मेथड है, फॉर्मूला है हमारे पास। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए करना बच्चों। और एडजॉइंट ए निकालने का मतलब है बच्चों हर एक एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सब सारे कोफैक्टर निकालते हैं बच्चों। पहला कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो -1 का पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर दें या डिलीट कर दें। उसके बाद डिटर्मिनेंट लिखे 2 -4 1 -2। इसको सॉल्व करें बच्चों, -1 का पावर 2 ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू -2 -4 माइनस, पहले ही माइनस है और -4 इंटू 1 -4 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया +4 हो गया, 4 और -4 मिलकर 0, 0 इंटू 1 आ गया हमको 0। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकल गया बच्चों। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो -1 का पावर फर्स्ट रो 1 + 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को कवर कर दें या डिलीट कर दें। अब आ गया 3 -4 1 -2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, -1 का पावर 3 है -1 इंटू 3 इंटू -2 हो गया -6। फिर माइनस करना है बच्चों, हमको माइनस करना है, और -4 इंटू 1 -4 आ गया, तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो गया +4। और इसको सॉल्व कीजिएगा, -6 + 4 मिलकर हो गया -2 इंटू -1 आ गया हमारा 2, पॉजिटिव आ गया। तो दूसरा कोफैक्टर भी निकल गया। तीसरा कोफैक्टर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 का पावर 1 + 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कवर कर दिया, तो आपका 3 2 1 1 हो गया, 3 2 1 1। इसको सॉल्व कीजिए, -1 का पावर 4 ये 1 आ गया, इंटू 3 इंटू 1 हो गया 3, -2 इंटू 1 हो गया 2, 3 -2 आ गया 1 इंटू 1 ये आ गया 1 बच्चों। इस तरह से हमने 3 कोफैक्टर निकाल दिए। नेक्स्ट निकालिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 1, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करें, तो -3 5 1 -2। ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कीजिए, -1 का पावर 3 ये -1 आ गया, इंटू -3 इंटू -2 हो गया 6, -5 इंटू 1 हो गया -5 आ गया, 6 -5 1 इंटू -1 हो गया -1। तो ये चौथा भी कोफैक्टर आपने निकाल दिया। नेक्स्ट है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, -1 का पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप
डिलीट करें बच्चों तो 2 5 1 माइनस 2, सॉल्व कीजिए -1 का पावर 4, ये आ गया 1 इंटू 2 इंटू -2 -4 और माइनस 5 इंटू 1 हो गया -5, -4 -5 आ गया -9 इंटू 1 -9। ये सेकंड और सेकंड कॉलम का कोफैक्टर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है सेकंड और थर्ड कॉलम, -1 का पावर 2 + 3 सेकंड और थर्ड कॉलम। अब सेकंड और थर्ड कॉलम को आप कवर कर दे बच्चों तो 2 -3 एंड 1 1, ये डिटरमिनेंट हो गया। -1 का पावर 5 आ गया -1 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस और -3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 2 + 3 5 5 इंटू -1 -5। इस तरह से हमने 6 को फैक्टर निकाल दिया। अब नेक्स्ट को फैक्टर है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 3 + 1, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप बच्चों डिलीट करें तो -3 5 2 -4। अब इसको सॉल्व किया, -1 का पावर 4, ये 1 आ गया इंटू -3 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 4 जा 12 -5 2 जा 10, 12 - 10 आ गया 2 इंटू 1 2 हो गया। नेक्स्ट है थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 का पावर 3 + 2, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को कवर कर दे बच्चों 2 5 3 -4, 2 5 3 -4 डिटरमिनेंट आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 का पावर 5 -1 इंटू 2 इंटू -4 -8 हो गया, -5 इंटू 3 -15, -8 -15 हो गया -23 और उसमें -1 मल्टीप्लाई हो गया तो +23 आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस आ गया। लास्ट को फैक्टर है थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 का पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करें, मिटा दें या ढक दें तो आपको आएगा 2 -3 3 2, 2 -3 3 2, सॉल्व किया -1 का पावर 6, इवन नंबर इसलिए 1 आ गया इंटू 2 2 जा 4 और माइनस माइनस हमको करना है बच्चों और निगेटिव है -3 इंटू 3 -9 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 9 13। तो इस तरह से बच्चों हमने और 3 को फैक्टर निकाल दिया, टोटल 9 को फैक्टर हमने निकाल दिया। अब इन 9 को फैक्टर को सजा के आप लिख दीजिए, आपका एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट में क्या करेंगे, हमारा जो भी को फैक्टर आया फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम यहाँ 0 आया 0 लिख दिए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 है तो लिख दिए उसी जगह पर, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 है तो वहां लिख दिए। फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम हमारा है -1 तो -1 लिख दिए, फिर -9 -5 लिख दिए। उसके बाद हमारा है 2 23 और 13, 2 23 13, सभी को अपने अपने जगह पर बच्चों जहां का जो कोफैक्टर उसको लिख दिए। उसके बाद बच्चों ये देखिए डैश दिया गया, डैश का मतलब डैश या इसको ट्रांसपोज बोल सकते हैं, टी दोनों में से कोई। तो ट्रांसपोज का मतलब है बच्चों कि इसके रो को आप कॉलम बनाना है, ये जो पहला रो है आपका उसको पहला कॉलम में आप यहाँ बदल देंगे, यहाँ जो रो था आपका पहला उसको पहला कॉलम, उसी तरह से दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। तो 0 2 1 पहला रो था, ये 0 2 1 पहला कॉलम बन गया, -1 -9 -5 ये दूसरा रो था, ये दूसरा कॉलम बन गया, 2 23 13 था तीसरा रो, ये तीसरा कॉलम बन गया। ये अब हो गया हमारा बच्चों एडजॉइंट, ये निकल गया। और हमारे पास ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे एक्सरसाइज 4.5 में हमने सीखा है, उसके लिए फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए का मान आ गया बच्चों -1 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा जो अभी निकाले हैं उसको लिख दिए, 1 बाय -1 का मतलब हो गया -1 और -1 इसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा जिससे साइन को चेंज कर देगा केवल बच्चों। तो 0 मतलब कोई 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इसलिए 0 ही रहेगा। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन गया, -1 बन गया +1, और जो प्लस था पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, +2 था तो वो -2 बन गया, एंड सो ऑन। उसी तरह से +2 है यहाँ -2 बन गया, -9 +9 बन गया, 23 प्लस में था तो -23, 1 पॉजिटिव था तो -1, -5 यहाँ नेगेटिव है बच्चों, -1 से मल्टीप्लाई होके वो पॉजिटिव हो गया +5, और यहाँ 13 पॉजिटिव था, -1 से मल्टीप्लाई होके हो गया -13। इस तरह से ए इनवर्स हमने निकाल दिया बच्चों। ओके बच्चों, अगर मार्किंग स्कीम देखिएगा 6 मार्क्स में तो आपको 6 मार्क्स में ये जो आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे Ax = B, आपको इसमें आपको ऑलमोस्ट 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाता है। आप इस फॉर्म में यदि सही लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिटरमिनेंट आपने सही से निकाल लिया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बता दिया, तो यहाँ 1 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा बच्चों, 2 मार्क्स हो गया। और सारे आपने जो भी आपका को फैक्टर है सही से निकाल दिया बच्चों, तो सारे को फैक्टर निकालने के लिए 2 मार्क्स उसके लिए भी मिल जाता है बच्चों। तो टोटल इस तरह से 4 मार्क्स आपको आ गया बच्चों।
अब उसके बाद आप ए इनवर्स निकाल लेते हैं बच्चों। तो ए इनवर्स निकालने पर आपको ये आपका 1 मार्क्स और आपको मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से 5 मार्क्स हो गया। अब 1 मार्क्स का काम आपको और बाकी है बच्चों, उसको करेंगे तब आपको टोटल 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में भी आएंगे और जैक बोर्ड में भी आते हैं बच्चों। आइए बच्चों, अब हमारे पास फॉर्मूला है एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने निकाल लिया, उसको लिख लिए, इंटू बी मैट्रिक्स जो है उसको लिख लिया बच्चों। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 11 प्लस 1 इंटू -5 और फिर प्लस -2 इंटू -3। फिर सेकंड रो एंड यहाँ पर हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 11 प्लस 9 इंटू -5 और प्लस -23 इंटू -3। फिर है बच्चों आपका थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 11 प्लस 5 इंटू -5, उसके बाद है प्लस -13 इंटू -3। अब इनको सॉल्व कर ले बच्चों, तो 0 इंटू 11 ये तो 0 हो गया, 1 इंटू -5 यहाँ -5 आ गया और -2 इंटू -3 ये +6 हो गया, 6 में से 5 चला गया बच्चों, तो ये आपका आ गया 1। नेक्स्ट बच्चों -2 इंटू 11 -22, 9 इंटू -5 ये -45, -45 और -22 को मिला ले तो -67 और -23 इंटू -3 माइनस प्लस हो गया, ये 69। 69 में से बच्चों 67 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है -1 इंटू 11 हो गया -11, 5 इंटू -5 हो गया -25, -25 और -11 को मिला दे तो -36 आ गया, -13 इंटू -3 तो माइनस प्लस हो गया, 13 3 जा 39 हो गया। 39 में से आपने 36 को माइनस कर लिया तो आपका आ गया बच्चों 3। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में आपने सॉल्व कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स एक्स के बदले में है बच्चों एक्स वाई जेड 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो एक्स का मान हो गया आपका 1, वाई का मान हो गया 2 और जेड का मान आ गया 3। तो यही आपका आंसर है बच्चों। इसके लिए आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा और टोटल आपका 6 मार्क्स इस तरह से आप बोर्ड में पा सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक काम करेंगे सावधानी में, आप थोड़ा सा रफ में आप चेक कर लेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, उनके कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक होगा, केवल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है बच्चों, तो उनको हो सकता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जहां तक जिस स्टेप तक उनका सही होगा बस स्टेप मार्किंग के हिसाब से उसी स्टेप तक मार्क्स मिलेगा बच्चों। तो हमने जो आंसर लाया है बच्चों उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 2 3 है हमारा, तो x की जगह 1 रख देते हैं तो 2 इंटू 1 हो गया 2, फिर -3 इंटू 2 कर दिए तो -6 आ गया और 5 इंटू हमने कर दिया 3 तो 5 3 जा हो गया हमारा 15। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, 15 में से -6 कर दिए तो हमको आ गया 9 और 9 + 2 आ गया 11 और यही है हमारा राइट हैंड साइड में, तो सही है बच्चों। दूसरा में भी रखे देख सकते हैं 3 इंटू 1 हो गया हमारा 3, y की जगह 2 रख दिए तो 2 2 जा हो गया 4, उसके बाद z की जगह 3 रख दिए तो -4 3 जा हो गया 12 और 4 + 3 हो गया ये 7, -12 और -12 में से आप 7 को हटा लेते हैं बच्चों तो आपको -5, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, चेक हो गया, सही है। तीसरा में भी रख के देख लिया आप, x की जगह आपका हो गया 1, y की जगह हो गया 2 और z की जगह 3 रखिएगा तो -2 इंटू 3 हो गया -6। सॉल्व कीजिए 2 और 1 मिलके हो गया 3, 3 - 6 आ गया -3। तो देखिएगा बच्चों ये तीसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि हमने जो आंसर लाया है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ मिस्टेक यही होता है कि कैलकुलेशन में कोई नंबर देखने में या जल्दबाजी में इधर उधर करने से कोई नंबर कहीं भी आपने गलत लिख दिया या क्वेश्चन को ही गलत कॉपी किया बच्चों तो आपका आंसर गलत आ जाता है और गलत आने पर आपको डायरेक्ट 6 मार्क्स का लॉस होता है। इसलिए आप ऐसे केस में आप चेक करके देख लें कि यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको रिवाइज करें कि देखिए कहां पर आपने कौन सा नंबर गलत लिखा है, कहां पर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत किया है और उसको सुधार कर आप टोटल 6 मार्क्स आप पा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि डिटर्मिनेंट ए निकाल के कंफर्म किया कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है। ये जैसे ही कंफर्म हो गया इससे पता लगा कि ए हमारा हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और जैसे ही ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया बच्चों तब हम लोगों ने बोला
कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारे पास थ्योरम है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू, वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब सॉल्यूशन निकलेगा तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बच्चों कंसिस्टेंट बोलते हैं। वैसे 3 इक्वेशंस जिनको कि सॉल्व करने से आपको सॉल्यूशन निकल जाए, वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम लोग बोलेंगे कि तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये हो गया, हमारे पास थ्योरम है, क्या है थ्योरम कि ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स निकलेगा ही निकलेगा। ए इनवर्स जब निकलेगा तो हम लोग एक्स वाई जेड जो वेरिएबल निकालना है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ए इनवर्स इंटू बी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और चूंकि इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा हमारे पास, तो ऐसे सिस्टम जिसमें कि एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। आता है बच्चों कि यदि हमारा ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तब यदि ऐसा हो जाए कि हमने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0, देयरफॉर हो गया हमारा ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तब ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते। सो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान लीजिए, आपको बता दिया जा रहा है जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों, सॉल्यूशन निकल भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी निकल सकता है बच्चों। अब किसमें सॉल्यूशन निकलेगा किसमें नहीं निकलेगा, उसके लिए करना क्या है आपको बच्चों कि आपको सबसे पहले एडजॉइंट ए जो आपने निकाला है उसमें मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपका 0 मैट्रिक्स से बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि वो 0 मैट्रिक्स से बराबर नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और जब सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा बच्चों। ऐसा सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट, वैसा सिस्टम जिसमें कि कोई सॉल्यूशन ही ना निकले वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो उसका तरीका क्या है बच्चों कि भाई हमारा सबसे पहले डिटरमिनेंट ये निकाले, वो आ गया 0, हमने डिक्लेयर कर दिया कि मैट्रिक्स ये हमारा क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सॉल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और देखिए वो नल मैट्रिक्स से बराबर है या नहीं। यदि वो नल मैट्रिक्स से बराबर नहीं आ रहा है तो कंफर्म हो गया कि कोई सॉल्यूशन यहाँ होगा ही नहीं, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। जब सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है बच्चों तो क्या होगा? वैसा सिस्टम को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है बच्चों कि आपने एडजॉइंट ए निकाला और उसको मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई कर आपको आ गया 0 मैट्रिक्स से बराबर। तो यहां से 2 पॉसिबिलिटी आता है बच्चों, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है बच्चों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे पहचानेंगे भाई कि कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर नल मैट्रिक्स आ जाए तो दोनों हो सकता है, सॉल्यूशन निकल भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी निकल सकता है। तो बच्चों जब सॉल्यूशन निकलता है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन निकलेंगे। अब कैसे निकलेगा बच्चों इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो इसको समझने के लिए बच्चों बहुत ही आसान है। एक्स वाई जेड के टर्म में बच्चों, एक्स वाई जेड के टर्म में यहाँ देखिए आपको इस तरह के जो 3 इक्वेशन दिए रहेंगे बच्चों, उसमें जेड को के मान लेंगे आप। जेड को जैसे ही के मानेंगे तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने लगेगा। उस कांस्टेंट को 5k जैसे आया यहाँ पर, उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। -4k को भी राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो 2 इक्वेशन आपको प्राप्त होगा एक्स वाई का बच्चों। पहला 2 इक्वेशन में एक्स वाई का 2 इक्वेशन प्राप्त होगा जो कि के टर्म में होगा, कांस्टेंट प्लस के, कांस्टेंट प्लस के या माइनस के जो भी रहे बच्चों। अब उन 2 इक्वेशन को बच्चों क्लास 10 में आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सा मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते तो एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, जो भी मेथड आपको आसान लगे बच्चों।
तो उस मेथड से आप x और y को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान भी k के टर्म में आ जाएगा। तो अर्थात हुआ क्या बच्चों, यहां हम कंसिस्टेंट वाले में क्या किए कि लेट हमने मान लिया z बराबर k मान लिया, और k मानने के बाद क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमको जो रिजल्ट आएगा x और y आएगा बच्चों, x भी रिजल्ट आएगा k के टर्म में, y का भी रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ k, इन टर्म्स ऑफ k। अब कुछ भी आएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 5 इन टर्म्स ऑफ k, कुछ भी है, कैलकुलेशन हमको पता नहीं, इक्वेशन जैसा सॉल्व होगा वैसा आंसर आएगा। अब बच्चों यहाँ पर z भी k हो गया, x भी k के टर्म में आ गया, y भी k के टर्म में आ गया। अब इन तीनों वैल्यू को आप क्या करेंगे, थर्ड जो इक्वेशन बचा हुआ है बच्चों, उस थर्ड इक्वेशन में आप इन तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर वो तीनों वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, लेफ्ट हैंड साइड रखने से वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो इस केस में समझेंगे कि आपको अनगिनत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि k का मान आप एक बार 1 लेंगे तो 3 सॉल्यूशन मिल गया, x y z का एक वैल्यू प्राप्त हो गया। k का मान 2 लेंगे तो फिर एक नया सॉल्यूशन आपको x y z का एक नया सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। k का वैल्यू 3 लेंगे तो फिर x y z का एक तीसरा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। तो k का मान आप बदलते चले जाएंगे बच्चों, और उस तरह से आपको अलग अलग सॉल्यूशन x y z का प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन शर्त क्या है बच्चों कि फर्स्ट 2 इक्वेशन से जो x y निकाले हैं k के टर्म में, वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो अनगिनत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जहां सॉल्यूशन निकल गया तो वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोगों को बोलना है कंसिस्टेंट। और यही ऐसा अगर हमारा x और y जो k के टर्म में बच्चों थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो नो सॉल्यूशन। सेटिस्फाइड थर्ड इक्वेशन को नहीं किया, नॉट सेटिस्फाइड थर्ड इक्वेशन, नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन 3, इस केस में नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, इसमें डिक्लेयर होगा। सॉल्यूशन नहीं निकला तो वैसा सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और यहाँ पर इसमें हमको क्या करना था, इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई इक्वेशन 3, सेटिस्फाई इक्वेशन 3। तो बच्चों यही था आपका पूरा एक्सरसाइज 4.6 का समरी और कहानी बच्चों। अब इस कहानी को आराम से आप समझ सकते हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखें। उसके बावजूद आपको कोई डाउट्स रहता है, आप एक्सरसाइज 4.6 को बनाएं। कोई समस्या रहता है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर को उठाएं, देखें, उसको सॉल्व करें। कोई भी समस्या रहता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।